हाँ, मैं डॉक्टर चतुर सेन, सहायक आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। मैं एम ए उत्तरार्ध हिंदी के जो प्रथम प्रश्न पत्र है हमारे विश्वविद्यालय के तहत, वो हिंदी गद्य का है, जिसमें नाटक निबंध हैं। तो भारतेंदु के नाटक पर क्रमशः बात कर रहा हूँ। ये भारतेंदु के जो अंधेर नगरी है उसके यथार्थ पर ये मेरा तीसरा वीडियो है, और मैं यहाँ अपने 2 वीडियो के बाद जो बातें हैं उन बातों को आगे बढ़ाता हूँ, यथार्थ के बिंदु को और अच्छी तरह से स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप इसको थोड़ा गंभीरता से सुने। अंधेर नगरी में वो किस तरह से उस यथार्थ को जो उनके युग का है प्रस्तुत करते हैं। अंधेर नगरी में भारतेंदु ने जिस नौकरशाही की बात मैं पिछले वीडियो में कर रहा था कि नौकरशाही की तीखी जो आलोचना है वो प्रस्तुत की है, उनके भ्रष्टाचार की बात को सीधे उठाया है, उनके जनता के उत्पीड़न को सीधे उठाया है, उनके जनता के प्रति जो द्वेषपूर्ण भाव है, बर्ताव है, उसको उठाया है, टैक्स आदि की मार की बात की है, रानी के विदेश रहने की बात की है, और नौकरशाही जो अत्याचार है, वो रानी यहाँ रहती नहीं है, शायद इसलिए और ज़्यादा करती है, ये चीज़ें उठाई हैं। अंधेर नगरी भारतेंदु ने इसी नौकरशाही की कुव्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया है, और उन्होंने इस चित्र को प्रस्तुत करने में कुछ तो सीधे सीधे संवादों के माध्यम से और कुछ कथा की अंतर्वस्तु में सांकेतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया। सीधे संवाद तो बाजार दृश्य में आ जाते हैं। दूसरा जो दृश्य है इसका भारतेंदु के प्रहसन का, अंधेर नगरी का दूसरा दृश्य, और दूसरे दृश्य में संवादों के माध्यम से काफ़ी कुछ आ जाता है। और कुछ जो यथार्थ है उस नौकरशाही की जो कुव्यवस्था का यथार्थ है, वो कुछ कथा की अंतर्वस्तु में सांकेतिक रूप से अभिव्यक्ति पाता है, यानी वो उसमें विद्यमान है, चारों तरफ फैला हुआ है। अंधेर नगरी में राज्य व्यवस्था के चित्रण में एक तरह की व्यंग्यात्मकता निहित है। जो भी राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था के तहत जो भी न्याय आदि की प्रक्रिया है, वो सब उस प्रक्रिया में व्यंग्यात्मकता निहित है। एक गंभीर व्यंग है उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो व्यवस्था है। गोवर्धन दास को पहली नज़र में राज्य अत्यंत सुखकर लगता है। गोवर्धन दास जब पहली बार उस राज्य को देखते हैं, उस नगरी में प्रवेश करते हैं और चीज़ों को, बाजार आदि को देखते हैं, तो पहली नज़र में राज्य अत्यंत ही सुखकर है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ एक ही दाम पर बिकती है, सभी का मूल्य एक समान है। महंत इस चीज़ को समझ जाते हैं, ये राज्य सुखकर नहीं है। चेला को हिदायत भी देते हैं पर चेला नहीं मानता, लेकिन जब वो है निरपराध पकड़ा जाता है, उसे फांसी का हुक्म हो जाता है, तो राज सत्ता का वास्तविक चरित्र उसके सामने आता है। तब उसके सामने चरित्र खुलता है कि राज कैसा है, ये सत्ता कैसी है, यहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी है। और फिर भी बात कर रहे हैं, नहीं तो न्याय बन होगा, न्याय होना चाहिए, सिद्धांत राज सत्ता का, पर यह है निर्दोष को फांसी दे दो और दोषी को छोड़ दो। ये राज सत्ता का वास्तविक यथार्थ है, जो गोवर्धन दास के सामने प्रकट होता है। राज सत्ता का बाहरी चरित्र कुछ और है तथा आंतरिक चरित्र कुछ और। बाहरी चरित्र तो ऐसा लगता है न्याय व्यवस्था बहुत दिखाई जा रही है, बहुत न्याय पर सजग है राज्य, लेकिन आंतरिक चरित्र तो उसका कुछ और ही है। यह जो द्वैत है, ये द्वैत है, ये जो लगाव है, बाहरी चरित्र कुछ और। अंग्रेज कहते थे हम आपके लिए वरदान हैं, हम आपके लिए वरदान हैं, ईश्वर का वरदान है कि आप पर शासन करने आए, आपको सुशासन सिखाने आए। जिस दिन आप सुशासन सीख जाओगे हम चले जाएंगे। लेकिन उस सुशासन में राज्य सत्ता का जो बाहरी चरित्र था वो तो ढोंग था दिखाने का कि सुशासन कर रहे हैं,
और नियमों से काम कर रहा है, एक एक पंक्ति लिखी हुई है हमारी, और दूसरी ओर उसका जो आंतरिक चरित्र था कुछ और ही था। आंतरिक चरित्र, लूटो खाओ और जितना टैक्स है ज़्यादा से ज़्यादा लगा के धन कमाओ और अपने वतन ले जाओ और बाकी जनता जाए चूल्हे भाड़ में। ये था उसका वास्तविक चरित्र। तो यहाँ जो चरित्र का द्वैत है, ये द्वैत ही अंधेर नगरी को भारतेंद्र युग के राजनीतिक यथार्थ से जोड़ता है। भारतेंद्र युग का जो राजनीतिक यथार्थ है वो ये द्वंद्व है। सत्ता का बाहरी चरित्र कुछ और है, दिखाते तो बड़े सैद्धांतिक हैं, सैद्धांतिक बनते थे, लेकिन वो व्यवहार में कभी भी उन सिद्धांतों पे वो नौकरशाही नहीं उतरी। नौकरशाही का चरित्र हमेशा ही शोषक का बना रहा, हमेशा ही अत्याचारी और उत्पीड़क का बना रहा। वो कभी भी जनता के हित और कल्याण, लोक कल्याण के जैसे भाव को 1% ही नहीं लाते थे। और उनका चरित्र जो बाहरी था वो कहते थे कि हम लोकतांत्रिक हैं, हम अच्छी पद्धति से शासन कर रहे हैं, हम भारतीयों को ट्रेंड कर रहे हैं। वो किसी को ट्रेंड नहीं कर रहे थे। उनके जब तक आर्थिक हित सब रहे थे वो यहाँ थे, उनको कोई लेना देना नहीं था किसी विकास से, किसी लोकतंत्र से। तो अंधेर नगरी जो लिखी गई है भारतेंद्र के युग का जो ये द्वैत है, ये जो यथार्थ है, इस द्वैत को ही वो और सामने ला रहे हैं। तीसरी गई तो ये अब नौकरशाही का जो चरित्र है, नौकरशाही के जो चरित्र को भारतेंद्र मुकदमे वाले प्रसंग द्वारा भी व्यक्त करते हैं कि किस तरह से वस्तुतः जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इस नौकरशाही ने किस तरह लैंगी और पेचीदी और लंबी प्रक्रिया बना रखी है। वो किस तरह से एक आम आदमी उसमें फंसता है। तो जो न्याय का, मुकदमे का जो प्रसंग है, उस प्रसंग के माध्यम से उस नौकरशाही के चरित्र को यहाँ पूरी तरह से खोल कर रख देते हैं। वस्तुतः न्याय की प्रक्रिया का ये जो चित्र है ये अयथार्थ सा प्रतीत होता हुआ भी अपने अर्थ में, यथार्थ में निहित विडंबना को अपने असली रूप में व्यक्त करता है। यथार्थ, इस यथार्थ में जो निहित विडंबना है, जो न्याय प्रक्रिया की, न्याय व्यवस्था की जो विडंबना है, उसको ये पूरी तरह से और यहाँ पर विडंबना को और प्रस्तुत करता है। नाटक के चौथे दृश्य का आरंभ राजसभा से होता है। दरअसल ये चौथा जो दृश्य है, चौथे ही दृश्य में पूरे मुकदमे की कार्रवाई चलती है और उससे हमें नौकरशाही के चरित्र और शक्ति और राजा की बुद्धिहीनता, इन सब का इससे पता चल जाता है। खोल खोल के रख देते हैं वो, यहाँ यथार्थ है। तो यहाँ पर सबसे पहले राज दरबार सजा हुआ है, राजा और मंत्री बैठे हुए हैं। तो एक नौकर है, सेवक है, वो वहाँ चलकर आता है और जोर से आवाज़ लगाकर कहता है कि पान खाइए महाराज। तो राजा उसके चिल्लाने से डर जाता है और वह मंत्री को आदेश देता है कि वह सेवक को 100 कोड़े लगाए। आप देखिए किस तरह का न्याय है, कहाँ से न्याय की ये जो विडंबना है, न्याय में यथार्थ में जो निहित विडंबना है, किस तरह से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पान खाइए महाराज जोर से कह दिया, राजा अचानक से चौंका अर्थात वो डर गया। और राजा डर गया तो उसके चिल्लाने के डर का, कि उसे डर हुआ है, कोई चिल्लाया है, उसे डर लगा है, इस बात का वो न्याय करता है। और न्याय में उस पान जो देने वाला सेवक है उसको मंत्री को ऑर्डर देता है, आदेश देता है कि वो सेवक को 100 कोड़े लगाए। इस पर मंत्री सेवक का बचाव करते हुए दोष तमोली पर थोपता है। देखिए आप, दोष तमोली पर थोपता है कि न तमोली पान लगाता नहीं आता, न आवाज़ देता है, इसका क्या दोष है। तमोली ने पान लगा के और आपके दरबार में भिजवा दिया महल में, और इसने ये सेवक है चूँकि पान आया और लेके चल दिया, तमोली पर थोप देता। न तमोली पान लगाकर देता न यह पुकारता। इस पर राजा तमोली को 200 कोड़े लगाने का आदेश देता है। अब देखिए आप नौकरशाही के चरित्र,
मंत्री फिर बात बदलता है और राजा को सुपरखा को सजा देने का परामर्श देता है। पानवान जिसमें सुपरखा को सजा देने का परामर्श देता है। आप देखिए किस तरह से मंत्री राजा को बेवकूफ़ बना रहा है। और कोई पहली बात तो राजा ही बुद्धिहीन है कि ये कोई केस ही नहीं बनता कि वो आवाज़ तो तेज देगा ही जिससे सुना जा सके कि मैं पान लाया। और फिर तमोली पर ये नेकी न्याय की प्रक्रिया कि उसने न पान लगाता न आवाज़ देता, ये कितनी यहाँ हास्य में किस विडम्बना को उद्घाटित करते हैं। और मंत्री को देखिए, मंत्री जानता है दोनों निर्दोष हैं, न तमोली जिम्मेदार है न सेवक जिम्मेदार है, किसी भी सजा का हकदार है। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं किसी भी तरह के अपराध में। वो समझते हैं तो इस मुकदमे को खारिज नहीं करवाते, वरन वो जानते हैं कि राजा बुद्धिहीन है, इससे जब चाहें जब इन निर्दोषों को छुड़वा देंगे और दूसरे को किसी को दिलवा देंगे। तो आप देखिए, तो मंत्री फिर बात बदलता है और सुपरखा को राजा को सुपरखा को सजा देने का परामर्श देता है। कितनी हास्यास्पद स्थिति है यहाँ। राजा और मंत्री के बीच की यह बातचीत राजा की मूर्खता और मंत्री जी की चतुराई का उदाहरण है। मंत्री एक नौकरशाही का हिस्सा है, एक नौकरसा है, प्रतीकात्मक है मामला। ये मंत्री जो है वो नौकरसा है। तो नौकरशाह तो वास्तव में बहुत ही चतुर है। और राजा की यह मूर्खता देखिए, राजा के पास शक्ति है, ऑर्डर देने का, आदेश देने का अधिकार है, लेकिन बुद्धि और विवेक का अभाव है। मंत्री उसकी मूर्खता और शक्ति का इस्तेमाल अपने बौद्धिक बल से करता है। मंत्री नौकरशाही का बड़ा अफसरा, नौकरशाही का बड़ा चेहरा, उसके पास बौद्धिक बल है। वो सारी शक्ति, राजा की जितनी सारी शक्ति है उस शक्ति का वो प्रयोग अपने बौद्धिक बल से करता है। निर्णय लेने और आदेश देने का अधिकार राजा के पास है, लेकिन निर्णय लेने और आदेश देने का वास्तविक अधिकार, यहाँ मैं रेखांकित करना चाह रहा हूँ, निर्णय लेने और आदेश देने का जो अधिकार है वो राजा के पास है, लेकिन निर्णय लेने और आदेश देने का वास्तविक अधिकार मंत्री के पास है। क्योंकि राजा उसी के कहे अनुसार निर्णय करता है। राजा का अपना विवेक और अपनी बुद्धि दोनों ही राजा में नहीं है। और विवेक और बुद्धिहीन राजा का जो इस्तेमाल है वो नौकरशाही करती है, और उस सारी शक्ति और उस सारे अधिकार का प्रयोग, वास्तविक जो प्रयोग है वो नौकरशाही करती है। तो नौकरशाही के चरित्र को, राज व्यवस्था के चरित्र को और इन दोनों के चरित्र में निहित जो यथार्थ उन्होंने दिखाया है, इस विडम्बना को वो नाटक में किस तरह परत दर परत खोलते हैं, उगाड़ के रख देते हैं स्थितियों को। ये सब उन्होंने अंधेर नगरी में दिखाया है। आज के इस वीडियो में यहीं तक मैं इस यथार्थ पर अगले वीडियो में अपनी बात अंतिम रूप से करूँगा, और आज अपनी बात अभी की यहीं समाप्त करता हूँ, और अगले वीडियो में उस पर क्रम से फिर बात आगे बढ़ाता हूँ। धन्यवाद।